हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में आज हम सेट नंबर 35 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 34 ऑलरेडी सेट अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे RKITI यूट्यूब चैनल पे सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट या फिर वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से सभी वीडियो आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के नाम से सभी वीडियो हैं। प्रीवियस ईयर UPPCL 2G2 हो या बार्क हो या फिर ALP CBT 2 हो या DMRC हो, LMRC हो, सभी जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है सभी के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ITI स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर का अपना देंगे मेन एग्ज़ाम, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो हम टोटल जो क्वेश्चन लिए हैं 35 क्वेश्चन है, वो भी सभी क्वेश्चन DC जनरेटर से लिया गया है। ठीक है, सेपरेट टॉपिक है DC जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट यह लेक्चर होता है, यह चैप्टर होता है DC जनरेटर। ठीक है, DC जनरेटर, DC मोटर, ये सब मशीन के अंतर्गत आता है और इसे भर भर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चलिए फिर देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉट 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 और डॉट 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 हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। पहला लौ ताम्र यानी आयरन लॉस और कॉपर लॉस, दूसरा सैथिल लॉस और एडी करंट लॉस, तीसरा है विंडेज लॉस, घर्षण लॉस, चौथा है चुंबकीय लॉस और यांत्रिक लॉस। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो यह सब जो हानियाँ होती हैं वो स्ट्रे लॉस कहलाती हैं, है ना, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो जो मैग्नेटिक लॉस होती है, मैग्नेटिक और यांत्रिक हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियाँ कहते हैं। स्ट्रे हानियाँ बराबर मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल। ठीक है, और मैग्नेटिक जो हानियाँ होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो मैकेनिकल हानियाँ जो चलता है रोटर उससे उत्पन्न होता है, और जो मैग्नेटिक हानियाँ होती है, मैग्नेटिक हानियाँ वह दो प्रकार का होती है, 2 टाइप्स होती है। पहला एक होता है ED करंट लॉस, दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हिंदी में ED करंट को भंवर धारा हानि कहते हैं और हिस्टैरिसीस लॉस को जो है सैथिल्य हानियाँ कहते हैं। सैथिल्य हानियाँ मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक लॉसेस को दोस्तों कोर लॉस भी कहते हैं, है ना, कोर लॉस भी कहते हैं। इसको आप भी याद रखिएगा। तो ED करंट बात करें, ED करंट जो भंवरधानी होती है, इसका जो फार्मूला होता है WE बराबर K इंटू B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर भी होता है ना, ये वाट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो जहाँ पे अपना B मैग्नेटिक फ्लक्स है या फ्रीक्वेंसी है, T थिकनेस है, V वॉल्यूम ऑफ कोर है। तो इस प्रकार ये होती है। और सैथिल्य जो हिस्टैरिसीस होता है, हिस्टैरिसीस का फार्मूला जो होता है WH बराबर नीटा B मैक्स 1.6 F इंटू V वाट होता है। ठीक है, तो ये अपना हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये एडी करंट लॉस होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबकीय और यांत्रिक। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। सिलिकॉन स्टील का उपयोग डॉट 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 हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। किसको, भंवर धारा हानि को, घर्षण को, सैथिल्य को, ताम्र को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जो सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं कोर में, है ना, तो वह बेसिकली सैथिल्य हानियों को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो ED करंट लॉस होता है इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, तो कोर को लेमिनेशन करते हैं, यानी कोर को लेमिनेट कर देते हैं। तो लेमिनेट कितना करते हैं, 0.35 to 0.5 mm हम लेमिनेट कर देते हैं। तो उससे हम ना ED करंट लॉस यानी भंवर धारा हानि कम हो जाता है। और हिस्टैरिसीस जो होता है वह सिलिकॉन स्टील का उपयोग करके, मतलब कोर में सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। बात करें कॉपर लॉस होता है, यह तो लोड पे डिपेंड करता है, जितना हमारा लोड बढ़ेगा उतना कॉपर लॉस होता है।
तो विदाउट लोड में कॉपर लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। हो गया फ्रिक्शन लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस जानते हैं, जब हमारी मोटर या जनरेटर चलेगा तो उसमें यह लॉस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षैतिज हानियाँ। क्वेश्चन अगला है हमारा, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है। ठीक है, इन डीसी जनरेटर विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होती है, सप्लाई धारा के वर्ग के, दूसरा फ्लक्स डेंसिटी के, तीसरा सप्लाई वोल्टेज के, चौथा स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड्स के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डीसी जनरेटर में एयर जो विंडेज लॉस होती है वह स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड यानी आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो एयर हानि बराबर समानुपाती एन स्क्वायर होती है, यानी आर्मेचर गति के ऐसे वर्ग के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानि होती है। तो परिवर्ती हानि कौन सी होती है, आर्मेचर ताम्र हानि, कोर हानि, क्षैतिज हानि, भंवर धारा हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो आपका वेरिएबल हानि होती है वह वेरी का मतलब क्या होता है, जब हम लोड बढ़ाते हैं तो हानि उत्पन्न होती है, जब लोड घटा देते हैं तो हानि कम हो जाती है, अब जब लोड बिल्कुल नहीं होता है तो हानि जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार की हानि को आर्मेचर ऑब्लिक ताम्र हानि कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्मेचर ऑब्लिक ताम्र हानि जो होती है वह परिवर्ती वेरिएबल लॉसेस होती है। ठीक है, क्षैतिज हानि, कोर हानि, भंवर धारा हानि, ये सब जो है फिक्स हानि होती है ना, फिक्स होती है, परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, चल लव प्रकार के एमीटर में कुंडली में डॉट 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 होती है। तो चल लव मूविंग कॉयल है, चल लव है मूविंग आयरन है। तो एमीटर में कुंडली में डॉट 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 होती है, क्या होती है, पतले तार और फेरों की अधिक संख्या, मोटे तार फेरों की कम संख्या, पतले तार और फेरों की कम संख्या, मोटे तार और फेरों की अधिक संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोटे तार और फेरों की कम मतलब फेरों की कम संख्या होती है। ठीक है, तो चल लव प्रकार के एमीटर में मोटे तार और फेरों की कम संख्या होती है। वहीं प्रेशर कॉइल पूछ देता, यानी एमीटर की जगह वोल्ट मीटर वाला पूछ देता, तो यहाँ पे पतले तार और फेरों की अधिक संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एमीटर में, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोटे तार और फेरों की कम संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर रही है तो इसे क्या कहेंगे, यांत्रिक को वैद्युत, डीसी जनरेटर कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा उसे दे रहे हैं और हमें वैद्युत ऊर्जा दे रहा है, तो उसे हम जनरेटर कहते हैं। वही बात करें, जो डीसी मोटर होता है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है, वह वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज और करंट को, फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं करता है। ठीक है, और एसी मोटर जो होती है, तो प्राय एसी मोटर जो होती है अल्टरनेटर होता है। ठीक है, 3 फेज सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, चुंबकीय विशेषता अथवा खुली परिपथ विशेषता को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करें। क्या क्या होता है, ई बटा आई ए, E0/IF, V/I, E/IF। तो देखिए जो मैग्नेटिक विशेषता यानी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वह E0 और IF फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, इस तरह खींचा जाता है। तो यह जो अवलक्षण होता है सभी मशीनों के लिए समान होता है। जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या खुली परिपथ विशेषता होती है सभी मशीन के लिए समान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, E0 और IF के बीच में खींचा जाता है।
क्वेश्चन अगला है, श्रेणी कुंडलन जनित, संड जनित और यौगिक जनित डॉट 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 डीसी जनरेटर के उदाहरण है क्या? सेल्फ के, परमानेंट के, सेपरेटली के, कॉन्फ़िगरेशन के। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसके यह सभी पार्ट होते हैं, मतलब डीसी सीरीज मोटर होता है, शंट मोटर होता है और कंपाउंड होता है, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड के। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक शंट डीसी जनित को जो टर्मिनल वोल्टेज भी, आर्मेचर धारा आई, प्रतिरोध आर के साथ कार्यशील है, उसका पास ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आर्मेचर का जो पास ईएमएफ होता है ईजी बराबर वी प्लस आई ए आर ए होता है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है। पहला है ई बराबर वी माइनस आई आर ए, गलत हो जाएगा। दूसरा ई बराबर वी प्लस आई आर ए, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ई जी बराबर वी प्लस आई ए आर होगा इसका समीकरण ईएमएफ का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीसी जनित के लिए यदि स्थिर हानियाँ चल हानियाँ के तुल्य हो तो जनित की दक्षता होगी 80%, 90%, मैक्सिमम, मिनिमम। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो, सॉरी बी सी हो जाएगा, मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब स्थिर हानि मतलब कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होती है दक्षता होती है, ठीक है। कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस हो जाता है। तो बात करें जो कॉपर लॉस होता है तो लोड के परिवर्तन से कॉपर लॉस में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे वेरिएबल लॉस कहते हैं। और जो नियत हानि होती है वह आयरन लॉस होता है, ठीक है। यह बराबर स्थिर बना रहता है, ठीक है। तो अधिकतम दक्षता के लिए मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों के अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यकता होगी, यानी किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी? शंट जनरेटर में, मोटर में, अलग से उत्तेजित जनरेटर में, अस्थायी चुंबकीय वाला जनरेटर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वह होता है जिसमें एक बार वैद्युत धारा मतलब प्रवाहित करने के बाद वह मैग्नेट बन जाता है, तो उसका गुण बरकरार रहता है कुछ समय तक, मतलब कुछ दिन तक, तो वह उसमें वही जो बरकरार रहता है, रह जाता है, उसी को हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो उसका प्रयोग अस्थायी चुंबकत्व वाले जनरेटर में किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक 12 ध्रुव पोल तरंग संदर्भ डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तरंग संवर्ध दिया है, यानी वेव वाइंडिंग दिया है। तो वेव वाइंडिंग में हम जानते हैं ए बराबर समांतर पाथ जो होता है 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वेव वाइंडिंग है, ठीक है। वहीं अगर लैप रहता तो ए बराबर पी होता है, तो ए बराबर 12 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तरंग संवर्ध दिया है नहीं, वेव दिया है, तो वेव में ए बराबर 2 होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वेव की बात करें तो इसमें वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है और करंट का मान कम होता है। वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। वहीं बात करें लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है और इसमें करंट का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है वेव वाइंडिंग में। इसको हम समांतर वाइंडिंग कहते हैं, समांतर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये सब भी बात याद रखेंगे आप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी। तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन का फर्स्ट नियम है ना, फर्स्ट सिद्धांत है। ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी। तो एन बराबर दे दिया है 50 चक्कर, ठीक है, तो 50 लिख लेंगे। और फाई का मान कितना है, 2 वेबर दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 सेकंड दिया है, तो फाई
डी फाई का मतलब 2 हो जाएगा और 2 सेकेंड हो जाएगा बटा के dt 2 दिया है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारा E बराबर 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 200 दिया है, 50 दिया, 100, 250, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। मान रख देंगे आप E बराबर ND∅/dt में मान रख देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिभाव में कमी यानी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहते हैं? चुंबकन प्रभाव, बी चुंबकन प्रभाव, क्रॉस चुंबकन प्रभाव, कम्यूटेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। जो टोटल फ्लक्स रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे बी चुंबकन प्रभाव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है या आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसके द्वारा फ्लक्स में कमी के प्रभाव को बी चुंबकन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इस जो है इस आर्मेचर रिएक्शन में जो मेन फ्लक्स होता है वह बी चुंबकीय या दुर्बल हो जाता है। ठीक है, दुर्बल हो जाता है, इसको याद रखेंगे। जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसमें आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव डालना ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है ना। आर्मेचर रिएक्शन से कारण क्या होता है दोस्तों? हमारा जो फ्लक्स होता है वह दुर्बल हो जाता है, कम हो जाता है, लॉसेज ज़्यादा होने लगता है। तो इसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पोल पर क्या करते हैं? पहला डैम्पर, इसको किसका प्रयोग करते हैं? एक तो इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं जो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, और दूसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं जो पोल फेस पे लगाया जाता है ना। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स 30 मिली वेबर है। 240 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से किस विकल्प का चलना चाहिए? मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला वही रहेगा, Eg बराबर NP∅Z/60A। अब यहाँ से हम एन को निकाल लेंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Eg × 6A/P∅Z। तो क्या क्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं। देखिए P बराबर दे दिया है 4 पोल और लैप वाइंडिंग है तो A बराबर P हो जाएगा। उसके बाद Z बराबर दिया है कितना? 50 स्लॉट है और 16 स्लॉट प्रति, मतलब 16 चालक प्रति स्लॉट है। तो यही ध्यान देना होता है। तो 16 × 50 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 800 एक कंडक्टर हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे, है ना। जेड बराबर हो जाएगा। फाई कितना है? फाई देखिए 30 मिली वेबर है, तो 30 × 10⁻³ वेबर हो जाएगा। ठीक है, अब Eg बराबर दे दिया है कितना? 240 दे दिया है। ठीक है, और स्पीड हमें ज्ञात करना है, तो बस मान रख देंगे। चलिए मान रख लेते हैं। देखिए एन ज्ञात करना है तो Eg × 16A/P∅Z, तो इसमें मान रख देते हैं। Eg का मान 240 है, गुणे 60 गुणे A बराबर P लैप है, तो P का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। नीचे P का मान 4 है, 4 लिख देंगे। इसका फाई का मान 30 × 10⁻³ है, लिख देंगे। और इंटू जेड का मान 800 निकाले हम, लिख देंगे। तो दोस्तों जब इसे हम काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा, आप काट लीजिएगा, n बराबर 600 RPM आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? n बराबर 600 RPM हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो जैसे 4 4 से कट जाएगा, 0 से A0 काट लेंगे, A0 से और एक 0 काट लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके काटेंगे तो फाइनली n बराबर हमारा 600 RPM आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
पहला दिया 450, दूसरा दिया 600, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 600 आरपीएम पर। ठीक है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार TG2 में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही VVI होता है ना। क्वेश्चन अगला हमारा देख सकते हैं, बहुत बार पूछा है। DC जनरेटर डॉट 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 के सिद्धांत में कार्य करता है। किसके सिद्धांत कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पे, किरचॉफ का नियम पे, लेंज के नियम पे, एम्पियर के नियम पे। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो DC जनरेटर का जो सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन अगला हमारा, किसी इलेक्ट्रिकल बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? संचयी बहुलक, विभेदी बहुलक, शंट सीरीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बूस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, DC वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो जहाँ ड्रॉप होता है वोल्टेज वहाँ पे DC जनरेटर का प्रयोग कर देते हैं, तो वोल्टेज को वो बूस्टअप कर देता है। ठीक है, तो वहीं पे हमें बूस्टअप ये जनरेटर की आवश्यकता होती है। तो सीरीज जनरेटर का मेनली बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक DC जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब परिवर्ती हानि स्थिर हानि से कम होगी, परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर, या प्रवृत्ति हानि स्थिर हानि से ज़्यादा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो वेरिएबल लॉस है कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगी, तब DC जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसी DC जनरेटर में EMF समीकरण क्या होगा? तो EMF समीकरण कितना होता है? EG बराबर N/Φ/Z/60A। तो देख लेते हैं, EG बराबर N/Φ/Z/60A। तो पहला ये ऑप्शन सही दिया है आपका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछा है। UPPCL, NMRC, टेक्निकल हेल्पर, MP लाइन, PG, पावर ग्रिड में, इसरो में, ये सब में पूछा है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों DC जनरेटर, इससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही रहता है। तो आप लोग ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से केयरफुल पढ़िएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर आप लोग देखा करिए। क्वेश्चन अगला है, DC सीरीज मोटर लोड करंट IL डॉट 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 होता है। तो सीरीज मोटर में लोड करंट जो होता है IL बराबर ISE बराबर ISH होता है। ठीक है, DC सीरीज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोड करंट होता है वो आर्मेचर करंट के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि IL बराबर IA बराबर ISE हो जाता है सीरीज में, और शंट में अलग हो जाता है। शंट में IL बराबर IA प्लस ISH होता है। ठीक है, लेकिन सीरीज में सब बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, DC जनरेटर की बॉडी डॉट 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 से बनी होती है। विद्युत रोधी से, ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से, एल्युमिनियम, लेमिनेटेड स्टील से। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो DC जनरेटर का बॉडी होता है वह ढलवा लोहा या ढलवा स्टील से बना होता है। ढलवा लोहा छोटे DC जनरेटर में बनता है ढलवा लोहे से, और वहीं बड़ा जो DC जनरेटर होता है ढलवा स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैक्शन जो होता है, जैसे रेलवे का जो इंजन नहीं होता है वह जो चलता है, तो बेसिकली उसमें DC सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। DC सीरीज मोटर जो है वह ट्रैक्शन कार्य करने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तो रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिष्ट धारा मशीन जनित के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रहती है? क्या आर्मेचर धारा, क्षेत्र धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और आपूर्ति धारा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो इंड्यूस EMF होता है, वह एक ही दिशा बनाए रखता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डॉट 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 कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? कोर हानि, प्रकीर्ण हानि, घूर्ण हानि, ताम्र हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकीर्ण हानि को ही हम स्टेलास बोलते हैं। तो स्टेलास बराबर शुरुआत वाला क्वेश्चन ही था, मैग्नेटिक लॉस, और मैकेनिकल लॉस को क्या कहते हैं? स्टेलास कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी को प्रकीर्ण हानि भी कहते हैं। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य होता है। क्या होता है? सुगम आउटपुट प्रदान करना, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, आउटपुट वोल्टा बनाना, ब्रश पर स्पूलिंग कम करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो दिक् परिवर्तक यानी जो इंग्लिश में इसे कम्यूटेटर कहते हैं, तो कम्यूटेटर का मेनली कार्य होता है प्रेरित प्रत्यावर्ती यानी प्रेरित एसी करंट को दिष्ट धारा डीसी करंट में परिवर्तित करना, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें, जो कम्यूटेटर होता है यह हार्ड ड्राइंग कॉपर से बना होता है और इसके बीच में जो है माइका इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं स्लॉट के बीच में इसके, और माइका का जो होता है थिकनेस 0.8 से 1 mm तक होता है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है क्या? ईबी बराबर भी, निवेश बराबर निर्गत, परिवर्तनीय हानि बराबर स्थिर हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, मतलब जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण है क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, दूसरा समान फ्लक्स के वितरण को बनाए रखने के लिए, तीसरा घटते हुए मेन फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए, चौथा आर्मेचर एमएमएफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेनली कंपनसेटिंग कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह आर्मेचर रिएक्शन के मैग्नेटाइजिंग घटक को न्यूट्रलाइज करना होता है ना। जो मैग्नेटाइज घटक होता है उसे न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वह पोल शू पर रखी जाती है। कहाँ? पोल शू या पोल फेस पे रखी जाती है। यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ा होता है, आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है मेन, जो इसकी धारा होती है ना, इसकी धारा होती है वह आर्मेचर की धारा के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो श्रेणी में तो जुड़ा होता है लेकिन इसकी धारा आर्मेचर के धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक दूसरे के समानांतर चल रहे दिष्ट धारा संघ से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? ठीक है, तो पहला है उनमें उनके आर्मेचर परिपथ की गति को समायोजित करना, दूसरा उनके आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना, तीसरा उनके क्षेत्र धारा रियोस्टेट को समायोजित करना, चौथा है समकारी संयोजन का उपयोग करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उनके क्षेत्र धारा यानी रियोस्टेट को समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो समांतर में चल रहे दो शंट जनरेटर होते हैं वह एक दूसरे पर भार को, ठीक है, एक दूसरे को भार को विस्थापित करने के लिए फील्ड रेगुलेटर को एडजस्टेबल किया जाता है। ठीक है, तो उनके क्षेत्र धारा रियोस्टेट को समायोजित करना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डॉट 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 द्वारा निर्मित होता है। आर्मेचर कंडक्टर, उसकी क्षेत्र धारा, आर्मेचर की धारा, क्षेत्र पोल धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्मेचर की धारा जो होती है आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं।
दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर प्रतिक्रिया के मुख्य रूप से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में बदलना, चल आपूर्ति धारा का गुजरना, चुंबकीय उदासीन पार करने पर आर्मेचर कुंडली में व्युत्क्रमित करना, प्रतिघात बोलता का निर्धारण करना। ठीक है, तो मेनली जो दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित करना होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। दिष्ट धारा शंट जनित का मुख्य दोष क्या है? तो जनित वोल्टा कम हो जाता है, भार को टर्मिनल वोल्टा से थोड़ा कमी आ जाती है, या महंगा होता है, या शंट को परिपथ में उच्च प्रतिरोध देता है। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भार के साथ टर्मिनल वोल्टा में थोड़ा कमी आ जाती है ना। शंट जनित जो कि कांस्टेंट गति से रोटेट करता है, लेकिन जब लोड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो थोड़ा से वोल्टा में थोड़ा से कमी आ जाती है। तो इसका कुछ इस तरह ग्राफ बनता है, इसका थोड़ा सा वोल्टा में जो है कमी आ जाती है IR ड्रॉप के कारण। ठीक है ना। तो इसके जो DC शंट जनरेटर में बात करें तो शंट जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह पतले तार से बहुत सारे टर्न किए जाते हैं, है ना, टर्न किए जाते हैं जिनका प्रतिरोध उच्च होता है। वहीं श्रेणी जो होता है जनरेटर उसमें मोटे तार का कम वाइंडिंग किया जाता है और जिससे रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन एक पूछ लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है तो किसी समांतर परिपथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड बटे पी होता है ना, जेड बटा पी होता है समांतर पथ में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा राइट आंसर हो जाएगा जेड बटे पी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दिष्ट धारा मशीन में कम्यूटेटर खंड डॉट 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 से बने होते हैं। तो कम्यूटेटर खंड किससे बनते हैं? कठोर कर्षित तांबे के तार से यानी हार्ड रॉन्ग कॉपर से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, हार्ड रॉन्ग कॉपर से बने होते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक कम्यूटेटर में खंडों की संख्या डॉट 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 की संख्या के बराबर होती है। तो जो खंड होते हैं खंडों की संख्या किसके बराबर होती है? क्षेत्र कुंडली, पोल, ब्रश, आर्मेचर कुंडली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, जो क्षेत्र पोल जो कम्यूटेटर में खंडों की संख्या होती है आर्मेचर कुंडली के बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कम्यूटेटर का हम जानते हैं AC को DC में परिवर्तन करना होता है ना, परिवर्तन करना होता है। और कम्यूटेटर जो सेगमेंट की जो संख्या होती है आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सेपरेट इस समय क्या कर रहे हैं, सेपरेट कोई लेक्चर उठा के और उसका वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही डेली बेसिस पे टेक्निकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।